السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ایجوکیشن اسٹڈی چینل۔ آج کی کلاس سائیکالوجی کے ریلیٹڈ ہوگی۔ شخصیت یعنی پرسنالٹی میں موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے ڈیفینس میکانزم سے ریلیٹڈ آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ ڈیفینس میکانزم ٹوٹل 12 ٹائپس کے ہیں۔ ایک ایک کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ جو ابھی تک چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس کو مطابقتی یا حفاظتی اقدامات، ایڈجسٹمنٹ اور ڈیفینس میکانزم بھی کہتے ہیں۔ کشمکش، دباؤ، نفسی بے چینی، عدم مطابقت، ذہنی بیماری، اس کے ریلیٹڈ ان الفاظ کو سب سے پہلے استعمال کرنے والے ماہر نفسیات دان سیگمنڈ فراڈ ہیں۔ سیگمنڈ فراڈ آ کر ڈیفینس میکانزم میں کشمکش، دباؤ، نفسی بے چینی، عدم مطابقت، ذہنی بیماری کو سیگمنڈ فراڈ نے سب سے پہلے ان الفاظ کو استعمال کیے۔ کشمکش کی وجہ سے دباؤ اور دباؤ کی وجہ سے نفسیاتی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ نفسیاتی بے چینی کو دور کرنے کے لیے ہی فرد کی جانب سے شعور، کانشیس اور لاشعوری ان کانشیس کے طور پر اپنائے جانے والے اعمال کو ہی کیا کہتے ہیں؟ حفاظتی اقدامات یا ڈیفینس میکانزم بھی اس کو کہتے ہیں۔ مطابقتی یا حفاظتی اقدامات یا کشیدہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے فرد کی جانب سے لاشعوری طور پر اپنائے جانے والے اعمال ہی حفاظتی اقدامات کہلاتے ہیں۔ یہ بھی اس کا ڈیفینیشن ہے۔ حفاظتی اقدامات فرد کی پرسنالٹی، شخصیت کو بکھیرنے سے روکتے ہیں، فرد کی پرسنالٹی کو نقصان ہونے سے بچاتے ہیں۔ حفاظتی اقدامات فرد کی انا کا تحفظ کرتے ہیں، لیکن ان میں نفس کو دھوکہ دینا کا کانسیپٹ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ فرسٹ ون، یہ 12 ٹائپس کے ہیں، ہر ایک بھی موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ایک ایک کے بارے میں دیکھیں گے۔ تبدیل مقصد، اردو میں یاد کرنے سے بھی آپ کو انگلش میں اگر یاد کیا جائے تو آسانی ہوگی، انگلش کے ورڈز یاد رہنے کے لیے آسان ہوگی۔ ریورسنگ موٹیو، فرسٹ ون، کشمکش اور انتشار میں پھنسا ہوا فرد اپنے اندر پائے جانے والے مہیجات کے مخالف مہیجات کا تخیل کرتے ہوئے محفوظ ہونا، یہ اس کا ڈیفینیشن ہے۔ یعنی ایک فرد کشمکش میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر پائے جانے والے سٹیمولس کے مخالف مہیجات، اس کے اپوزٹ
स्टिमुलस यानी मुहिजात का तख़य्युल करते हुए महफूज होना ही रिवर्सिंग मोटिव या तब्दील मकसद कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मुअल्लिम की डांट के बाद अगर एक स्टूडेंट को पूछा जाए कि क्या आपको कुछ तकलीफ़ हुई, तो तालिब इल्म अगर उसको तकलीफ़ महसूस करते हुए भी वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, यानी इसको अच्छे से समझने के लिए अंदर तकलीफ़ होने के बावजूद भी उसको ज़ाहिर नहीं करना ही रिवर्सिंग मोटिव कहलाता है। तो ये मिसाल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका डेफिनेशन, रिवर्सिंग मोटिव मीन्स कोई भी शख्स कश्मकश में फंसा हुआ अपने अंदर पाए जाने वाले मुहिजात के मुखालिफ मुहिजात को तख़य्युल करते हुए महफूज होना ही रिवर्सिंग मोटिव कहलाता है। तकलीफ़ होने के बावजूद भी ऊपर वो तकलीफ़ को ज़ाहिर ना करना। नेक्स्ट सेकंड वन देखेंगे, ज़ब्त या दबाव, रेप्रेशन। दबाव मीन्स रेप्रेशन। ये एक ऐसी कोशिश है जिसके ज़रिए हम अपनी परेशानियों, दर्दनाक तजुर्बात और नाकामियों को जिब्रन भूलना चाहते हैं। यानी इस डिफेंस मेकानिज़म में अपने ख़ुद के परेशानियां हो या दर्दनाक तजुर्बात हो या वाक़ियात हो, नाकामियां हो, उसको जिब्रन भूल जाना, ये दबाव होता है। यानी अपने अंदर ज़ब्त कर देना या दबा देना। ये डिफेंस मेकानिज़म की पहली हिफाजती मेकानियत कहलाती है। कौन सी? रेप्रेशन। दीगर हिफाजती मेकानियत के लिए ये बुनियाद मानी जाती है, यानी फाउंडेशन सबके लिए। कौन सा? रेप्रेशन। इसको मुस्तईद भूल भी कहते हैं। ज़हनी और आसाबी कमज़ोरी के शिकार अफराद इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। मिसाल के तौर पर बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाने के डर से क़र्ज़े को भुला देना इसकी बेहतरीन मिसाल है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, प्रोजेक्शन, अखराज ज़ात। फ़र्द अपनी कमज़ोरियों और गैर मुतमईन ख्वाहिशात का ज़िम्मेदार दीगर अफराद या अशिया को बताना, इसमें इस डिफेंस मेकानिज़म में किया जाता है। यानी अपने अगर इसको अपनी लैंग्वेज में बोलना हो तो अपने गलतियों और नाकामयाबी का ज़िम्मेदार दूसरा होता है। किसमें? प्रोजेक्शन में। दूसरों की गलतियों को सरआम बयान करना रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़ब्त और दबाव के बाद ज़्यादातर इस मेकानियत का इस्तेमाल किया जाता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादा दबाव के बाद इस्तेमाल होने वाला डिफेंस मेकानिज़म कौन सा है? यह है, प्रोजेक्शन है। तो इसकी मिसाल, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाचना यानी तो भी आंगन टेढ़ा कर को कहते हैं। बेईमान फ़र्द को तमाम लोग बेईमान दिखाई देना, यानी वो ख़ुद बेईमान होता है, उसकी वजह से उसको उसके सामने जो भी इर्द गिर्द में रहती हैं वो भी उसको बेईमान दिखाई देते हैं। इम्तिहान में नाकाम तालिब इल्म अपने असातिज़ा को ज़िम्मेदार ठहराना। स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम में कामयाब नहीं होता, ना होते हुए भी उसको टीचर के ऊपर
टीचर को जिम्मेदार ठहराता है। अगर मुझे टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाया इसलिए मैं फेल हो गया। ये कहना कि सवालिया पर पर्चे अगलात से भरा हुआ है, यानी सवाल पर्चा जो दिए था टीचर ने वो सब गलतियों से भरा हुआ है, इसलिए मैं नाकाम हो गया बोल के दूसरों के ऊपर यानी दूसरों को जिम्मेदार ठहराना। अगर कोई फर्द चोर है तो कहता है कि दुनिया में सब लोग चोर ही। तो ये किस किस्म का डिफेंस मैकेनिज्म है ये, यानी प्रोजेक्शन है, यानी अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर ठहराना, प्रोजेक्शन। नेक्स्ट फोर्थ वन, रेशनलाइजेशन। फर्द तासुब या तस्वीब भी उसको कहते हैं। जब एक फर्द अपने हदफ को हासिल करने में नाकाम हो जाता है और वो कहता है कि कामयाब होने से कुछ फ़ायदा नहीं, यानी एक लड़का, मिसाल के तौर पर एक लड़का इम्तिहान में फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है और कहता है कि अगर मैं कामयाब होने से भी मुझे उससे कुछ फ़ायदा नहीं है बोल के बोलता। किस में? रेशनलाइजेशन में। फ़र्द का अदाकाराना बन सकना और कहना कि फ़िल्मी सनत रिश्वतखोर है। अगर एक्टर नहीं बन सका फिर भी क्या कहता है? फ़िल्मी सनत रिश्वत लेती है, यानी रिश्वतखोर है बोल के कहता है। उसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन। जब एक डॉक्टर एमएलए वज़ीर बनने से महरूम हो जाता है तो कहता है कि मरीज़ों के इलाज से मुझे फुर्सत मिलती बोल के कहता है। तो ये हुआ रेशनलाइजेशन, यानी वो काम कर नहीं सकता लेकिन बल्कि बहाने बोलता है या बहाने बताता है। वो खुद के अमल को तायद करता है। इसमें खट्टे अंगूर, मीठे लीमू, ये इसकी मिसालें। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। फिफ्थ वन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके में फ़र्द ख्वाहिशात नहीं बदलता लेकिन मकसद बदल देता है। ख्वाहिशात ऐसे ही रहती हैं लेकिन अपना मकसद चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर ऑफिस में अफसर से झिड़कियाँ खाने वाला शख्स अपनी बीवी पर गुस्से का इजहार करना। अगर कोई शख्स को कुछ ऑफिस के परेशानियाँ हो तो वो परेशानी अपने बीवी बच्चों पर गुस्सा दिखाना, तो गुस्से का इजहार आपको दूसरों के ऊपर निकाल लेना। अपने भाई पर ग़ज़ा का इजहार करने के इसमें ग़ज़ा नहीं, गुस्सा होना चाहिए था। अपने भाई पर गुस्से का इजहार करने के बजाय अपने गुस्से को खिलौनों पर जाहिर करना। या कोई फ़र्द अगर ऑफिस में अगर उसको बॉस के साथ डांट डपट पड़ी हो तो वो घर पर आकर बच्चों को खूब मार पीट कर अपना गुस्से को निकाल लेता है या बीवी के ऊपर अपने गुस्से को इजहार करता है। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वन, रिग्रेशन, रजत पसंदी। इंसान का अपने माजी में लौट जाना रजत पसंदी कहलाता है। इसका मतलब आकर रिग्रेशन मतलब छोटे बच्चों की तरह बिहेव करना। मसाइल को खुश असलूबी से हल ना कर सकने की सूरत में मायूसी की हालत में बच्चों जैसा बर्ताव करना, ये है रिग्रेशन। छोटे बच्चों की तरह रोना। जब एक फ़र्द अपनी मुलाजिमत खो बैठता है तो अपने बच्चों को गले लगाकर
फूट फूट कर रोने लगता है। नई दुल्हन का बार बार अपने मायके जाना, बीवी अपने शौहर से झगड़ कर बच्चों जैसा रोना, सड़क पर तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना, ये इसकी मिसालें देकर भी ऐसा अप्लाइड पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन। दीगर अफराद में पाई जाने वाली अच्छी खुसूसियात या अच्छे सिफात को अपनी शख्सियत में शामिल कर लेना। अगर कोई फ़र्द किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाता तब वो दूसरे हासिल करने पर खुश हो जाता। अगर मान लो कि एक फ़र्द डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन वो हालात की वजह से डॉक्टर नहीं बन सका, लेकिन अपने बच्चों को डॉक्टर बनाकर देकर खुश हो जाना। जब एक फ़र्द का नाकाम हो जाता है तो अपने दोस्त की कामयाबी को अपनी कामयाबी मानते हुए खुश होता है। एक कंडक्टर का बेटा IAS बनता है तो वो अपने आप को IAS समझकर खुश हो जाना, ये इसकी मिसाल है, यानी शनाख्त, आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट, तलाफ़ी यानी कॉम्पनसेशन, 8.1। जब एक फ़र्द किसी एक शोबे में नाकाम या कमज़ोर हो जाता है तो दूसरे शोबे में इसकी तलाफ़ी करना चाहता है। तालीमी मैदान में नाकाम होने वाला रमना महर्षि का एक अजीम फ़लसफ़ेदान बनना। नौख़्वानदा वालिदैन अपने बच्चों को माँ बाप पढ़े लिखे ना हो पर अपने बच्चों को आला तालीम फ़राहम करना। तालीम में पिछड़े तालिब इल्म को खेलकूद में अपनी काबिलियत का इजहार करना। बच्चे ना होने पर एक औरत का मदरसे में मुअल्लिमा की हैसियत से दाखिला लेकर खुश हो जाना, ये कॉम्पनसेशन की यानी तलाफ़ी की मिसाल ही। नेक्स्ट, फैंटेसी का मतलब है दिन के ख्वाब देखना। नामुकम्मिल ख्वाहिशात को ख्वाबों में पूरा करना ही, यानी अपने ख्वाहिशात को ख्वाबों में चेंज कर लेकर ख्वाबां देख ले को खुश हो जाना या मुतमईन हो जाना, ये फैंटेसी है। नेक्स्ट, डेनियल मीन्स इनकार, ये ऐसा नहीं हो सकता, ना मानना, इनकार करना। नाकाबिल कबूल हक़ाइक़ को मुस्तरद करते हुए वक्ती सुकून हासिल करना डेनियल कहलाता है। जब बच्चे खेल की सरगर्मियों में मसरूफ़ हों और वालिदैन उन्हें आवाज़ें दें और बच्चे ये कहें कि हमें कुछ नहीं सुना, जैसे बिहेव करना। बीवी की मौत की खबर सुनकर शोहर का ये कहकर इनकार करता है कि ये खबर आकर गलत है बोल के, ये इनकार यानी डेनियल कहलाता है। नेक्स्ट, गुरेज, विथड्रॉल, 11th। ताल्लुक़ ना रखने वाले गैर मुताल्लिक़ हालात से दूर रहना। मिसाल के तौर पर तक़रीब में बेइज्जती का क़यास करते हुए तक़रीब में शामिल होने से इनकार कर देना। अगर किसी की शादी में शरीक होना चाहते हैं लेकिन शरीक होने के लिए उसके पास ज़ेवरात नहीं हैं तो शादी को ज़ेवरात ना होने की वजह से शादी को जाना ही छोड़ देना, यानी इनकार कर देना, ऐसा ये विथड्रॉल है, यानी गुरेज। ताल्लुक़ ना रखने वाले गैर मुताल्लिक़ हालात से दूर रहना। नेक्स्ट, सब्लिमेशन, 12th। फ़र्द की जिनसी ख्वाहिशात को मुतबादिल मुस्बित सरगर्मियों में मुंतकिल करना सब्लिमेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर अपनी महबूबा के बेहतरीन शायर और मुसव्वर के तौर पर उभरना, ये है सब्लिमेशन यानी तहलील। नेक्स्ट, इसमें तालीमी अहमियत देखेंगे।
सिगमंड फ्राइड का मानना है कि जिस्मानी सज़ा के तस्वुर को छोड़कर मोहब्बत, शफ़क़त, रहमदिली और अपनायत जैसे तस्वुरात को फ़रोग़ दिया जा सकता है इसके हिफाजती इक़दामात के ज़रिए। बच्चों में जारहियत और जिनसी ख्वाहिशात जैसी सिफ़ात फ़ितरतन पाई जाती है, लेकिन वालिदैन को चाहिए कि पर उनकी रहनुमाई करते हुए उन्हें मुस्बित तौर पर फ़रोग़ देने की कोशिश की जाए। सिगमंड फ्राइड ने शीरख्वारगी और बचपन के मराहिल को ज़्यादा अहमियत दिया है। तो ये थे डिफेंस मेकानिज़म के 12 टाइप्स। यही क्या बोलते हैं इसको, डिफेंस मेकानिज़म या हिफाजती इक़दामात कहते हैं। इसके रिलेटेड आपको हर टेट या डीएससी में इस टॉपिक में ज़रूर से सवालात पूछा जाएगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के ज़रिए बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब